हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की कर रहे हैं, क्लास 6 की। हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है आरंभिक नगर। आशा करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे बच्चों तक यह वीडियो पहुँच सके, उनको हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगा। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को टाइप करके मैं अच्छे से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को राइटिंग समझने में भी दिक्कत ना हो। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को इंदिरा, चूंकि इस नगर की खोज की सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सेकंड पॉइंट है, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने ईंटों की अच्छी तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। हड़प्पा सभ्यता को नगरों की विशेषताएं, यानी कि यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं जानेंगे। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। सेकंड है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले को निचला नगर कहा। थर्ड है, इसके दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थीं। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। फोर्थ है, दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। यहाँ पे नोट है, इसको आप नोट करिएगा और साथ में अंडरलाइन करके भी पढ़िएगा। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। स्नानागार की विशेषताएं इनको जानते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यहाँ पे जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशेष नागरिक विशिष्ट अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर इनको जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यह किए जाते थे। आप इस वाले पॉइंट को अंडरलाइन करके पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर नर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। आप इस वाले पॉइंट को भी अंडरलाइन करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इनमें से कई नाले ढके हुए होते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल हो सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा के नगरीय जीवन, इसको समझते हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करिएगा। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और अन्य चीजों पर भी लिखते थे। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा। शिल्पकार अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके, इनके बारे में जानते हैं। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिएगा। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे नोट है एक आपके लिए, इसको नोट करिएगा आप लोग। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसको नोट करिएंगे आप लोग। हड़प्पा नगरीय शिल्प, इसको जानते हैं। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। इनसे पता चलता है कि सोने व चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इनमें आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। यहाँ पे मिलते अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। विशेषज्ञ खास
चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहरों पर पच्ची कारी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। यहाँ पे नोट है आपके लिए 2, इसको नोट करेंगे आप लोग। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट नोट है आपका, मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान का ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस, इनको जानते हैं। हड़प्पा काल में फेंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, अंडरलाइन करेंगे इसको आप लोग। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात व स्थान, एक तरफ आपको दिया गया है आयातित वस्तु और दूसरी साइड दिए गए हैं उनके स्थान। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। हड़प्पा काल के गांव, उनके बारे में जानते हैं। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे। हल तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने जल का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। एक तरफ यहाँ पर आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और दूसरी तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर और लोथल भोगवा नदी पर। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करके ही पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे नोट है आप लोगों के लिए। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई थी, जिसमें अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोथल नगर। लोथल नगर, लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा के तट पर स्थित है, ना कि माही नदी के किनारे। इसको आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा, कभी डाइवर्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल उतारा व चढ़ाया जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इसके कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। कहाँ से? यहाँ पर हम लोथल नगर की बात कर रहे हैं। हड़प्पा कालीन मोहर और मोहर बंदी, इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा कालीन मोहर का प्रयोग सामान, यहाँ पे सामान को भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी या मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टमटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पे नोट है, इसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण की ओर नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद नए नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे आपका 4th चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सही लगे होंगे। कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक एनसीईआरटी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ मैंने एक कल से आप लोगों के लिए उड़ान मैगज़ीन का स्टैटिक पोर्शन भी स्टार्ट किया है। आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिए। कल मैंने वहाँ पर प्रारंभिक इतिहास के बारे में सब बताया है डिटेल में। उस वीडियो को आप लोग फुल ज़रूर देखिएगा। साथ साथ हम उसको भी करते रहेंगे और यहाँ पर एनसीईआरटी भी करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना चीज़ों को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फॉर्म की डेट अब आई जाएगी, फरवरी में फॉर्म फिल करे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का मई में
एग्ज़ाम होता है। तो उसी हिसाब से आप लोग जितना हो सके जल्दी जल्दी इसको करिए, प्रिपरेशन को रेडी अपना करिए, तैयारी अच्छे से करिए, नोट्स को रेडी रखिए आप लोग। और ये नोट्स इस तरीके से हैं ताकि आप लोगों को मेंस में भी आप लोगों को इससे हेल्प मिले, ताकि आप लोगों को मेंस के लिए अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, एक ही बार में ही इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। किसी को भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि नए नए वीडियो जो भी आने वाले होंगे वो आप लोगों को तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।